चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जहां पर मतदान प्रतिशत हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से सभी सीटों पर मतदान जारी है। आंध्र प्रदेश में अब तक 11 बजे तक यानी 23.10% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार में 11 बजे तक जो है 22.54% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान प्रतिशत हम आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में 14.94% वोटिंग हुई है। झारखंड में 11 बजे तक 27.40% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो 32.38% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 17.51% वोटिंग हुई है। ओडिशा में सुबह 11 बजे तक 23.28% वोटिंग हुई है। तो लगातार मतदान जो है वो जारी है। चौथे चरण के रण में किसका भारी होगा पलड़ा, है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मतदान प्रतिशत हम आपको लगातार बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 11 बजे तक 32.78% वोटिंग हुई है। चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए आंध्र प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 23.10% वोटिंग होती हुई। बिहार में 22.54% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में सुबह 11 बजे तक 14.94% वोटिंग होती हुई। झारखंड में 27.40% वोटिंग। एमपी में 32.38% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में बहुत कम रह गई है, 17.51% वोटिंग। ओडिशा में 23.28% वोटिंग होती हुई। तेलंगाना में सुबह 11 बजे तक 24.31% वोटिंग हुई है। यूपी की बात कर ले तो यूपी भी वोटिंग परसेंटेज में बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 27% वोटिंग यहां पर हो पाई है। तो चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान फिलहाल लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम भी आज कुछ जगह पर खुशनुमा बना हुआ है, उसके बावजूद मतदाताओं की कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो 27.12% वोटिंग हुई। अगवैपुर में 25.60% वोटिंग। बहराइच की बात करें तो 28.63% वोटिंग। धौरहरा में 29.79% वोटिंग। इटावा में 24.68% वोटिंग हुई है। फर्रुखाबाद की बात कर ले 27.88% वोटिंग हुई है। हरदोई में 27.12% वोटिंग हुई है। तो लगातार मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज में 29.90% वोटिंग। बिल्कुल, तो मिश्रक में 11 बजे तक जितनी फीसदी वोटिंग हुई है वो भी हमने आपको बताया। लगातार ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, मतदान लगातार जारी है। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली, संजीव कौशिक, विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज कोहली जी, आपका रुख करते हुए, जो वोटिंग परसेंटेज यूपी का अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा कम रह गया है, लगभग 27% ये रहा है। और वोटिंग परसेंटेज लगातार तमाम पार्टियों के पसीने छुड़ाता हुआ इस गर्मी में और कम वोटिंग परसेंटेज के कारण। देखिए, जब लोकसभा चुनाव है, पहले चरण से ही आप देखेंगे जो मतदान का ट्रेंड है वो मतदाताओं को ज्यादा उत्साहित नहीं कर पा रहा। बावजूद उसके चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो और चाहे भारत सरकार हो, उन्होंने मतदान के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए, तरह तरह के प्रयास किए, जिस तरह से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाए। हमने देखा उत्तराखंड के अंदर भी बहुत लार्ज स्केल पर बहुत इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश करी कि वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम रहता था। लेकिन ये सारे तमाम प्रयास जो है परवान चढ़ते नजर नहीं आए। और कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि मतदाताओं को जो है या भारत सरकार या पॉलिटिकल पार्टी है उत्साहित कर पाई हो। 3 चरणों में देखेंगे तो यही स्थिति रही। और ये चौथा चरण भी आज जो चल रहा है, जबकि सवेरे के समय तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तापमान नीचे रहता है और उस समय थोड़ा सा वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिन में गर्मी पड़ने लगती है और व्यस्तता भी होती है लोगों की, तो वोट नहीं डालते। तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो वोट ऑफ परसेंटेज का ये बहुत एक सेटबैक है कि वोट ऑफ तमाम कोशिशों के बाद जो है लोग अपना वोट डालने में अपना रुझान नहीं दिखा पा रहे। ये एक बड़े नुकसान की बात है, जबकि वोट डालना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां ही ज्यादा जिम्मेदार है कि अगर वो इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी तरफ जो है वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब यह है कि मतदाता को राजनीतिक दल दिल से भा नहीं पा रहे। नहीं तो वोट परसेंटेज अच्छा होना, खासतौर के उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत में तो फिर भी आप देखेंगे 3 चरणों में वोट ऑफ परसेंटेज 2019 की तुलना में ठीक ठाक रहा है, लेकिन उत्तर भारत में वोट ऑफ परसेंटेज काफी कम रहा है। ठीक है, आपके पास आते हुए
राजकुमार जी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जो है इस बार बहुत अहम है। बेगूसराय की हम बात कर लें, बेगूसराय अमीर जिलों में गिनी जाती है और ये देखा भी गया है कि ये भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। भूमिहारों के गढ़ के रूप में देखते हुए यहाँ पर बीजेपी ने गिरिराज सिंह को यहाँ पर एक भूमिहार चेहरा ही बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है और यहाँ पर हमने देखा है अब तक 10 बार यहाँ चुनाव हो चुका और 10 में से 9 बार यहाँ पर एक भूमिहार चेहरा ही जीतता है। तो इस बार एक भूमिहार चेहरा उतारना बीजेपी की ओर से क्या उनका पलड़ा भारी कर देता है? और एक ये फैक्टर तो है, एक ये फैक्टर ये भी है कि जब आप जाएंगे उस इलाके में, अमीर जिला इसे कहा जाता है, यहाँ पर विकास देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर चीजें जो है वो सुधरती नजर आई हैं। तो क्या यहाँ पर गिरिराज सिंह का पलड़ा भारी होता दिख रहा है? राजकुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गिरिराज सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता हैं और केंद्रीय मंत्री। जी 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 और केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, अगर पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा देख लें कि जब भी पार्टी को आवश्यकता हुई, जब भी कहीं हिंदुओं पर किसी तरीके की कठाराघात की बात हुई तो उन्होंने विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी बात को पूरे पुरजोर तरीके से रखा। तो हिंदुस्तान की राजनीति में अपना तरह का एक अलग तरीके का ट्रेंड रहा है गिरिराज सिंह का, और गिरिराज सिंह बहुत धुआंधार नेता भी माने जाते रहे हैं। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव मैदान में है, राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आज मतदान हो रहा है कन्नौज में। और कन्नौज की सीट की अगर बात करूँ तो कन्नौज की सीट एक ऐसी सीट रही है जहाँ से राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो समाजवादी पार्टी के और पुरोधा हमें संस्थापक एक विचारधारा के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार पिछली बार का जो चुनाव था वो लूज कर गई थी डिम्पल यादव, और सुब्रत पाठक बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। परिणाम जब तक ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हम बात कर लें लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी एक ऐसी हॉट सीट है जिस पर गृह राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और टैनी अपने आप में एक बड़ा नाम है पार्टी का, और पार्टी में उनका अपना एक कद है। जिस तरीके से उनके बेटे पर आरोप लगे कि किसानों को कुचल दिया, और लखीमपुर खीरी में तमाम विपक्षी दल, किसान नेता इकट्ठे हुए और उसके एक इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद टैनी के बेटे की गिरफ्तारी हुई। और अजय टैनी आज चुनाव मैदान में है, गृह राज्य मंत्री हैं। उनकी सीधी रिपोर्टिंग पार्टी के जो नंबर 2 नेता माने जाते हैं, सरकार में कैबिनेट का दर्जा है, गृह मंत्री अमित शाह को है। तो ये बहुत अहम हो जाता है। और देखिए इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लें, हैदराबाद में लगातार उनका परिवार चुनाव में जीतता हुआ रहा है। 4 बार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उससे पहले उनके पिताजी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1984 से के क्षेत्र में माधवी लता जिस तरीके से वहाँ पे चुनौती दे रही हैं, शत्रुघ्न हाँ बिल्कुल अपडेट किया आपने, धन्यवाद। और आप ये मान के चलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने अपनी काकागा ABCD राजनीति की वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में बैठ के सीखी, आज वो पश्चिम बंगाल से चुनाव मैदान में है। पिछली बार चुनाव वो जीते। तमाम तरह की जो सीटें इस समय की ये जो 96 सीटें हैं, इन 96 सीटों में से 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं। और हॉट सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जौनपुर जैसा जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने हैं, आज अभी तो थोड़ी देर पहले हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से काम किया और अपनी बात को कहने में मुकर, अपराध की जो उन्होंने कलई खोली और जिस तरीके से रीढ़ को, माफियाओं की रीढ़ को तोड़ा, अतीक अहमद की बात कर लें, मुख्तार अंसारी की बात कर लें, तो एक दौर था राजनीति का। उस राजनीति का एक दौर जो था एक अंधी खाई से निकालकर और एक उम्मीद की किरण में लेके आना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 80 लोकसभा सीट हैं, उनमें से कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलती है। आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं शिव की नगरी में, बनारस में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव का उत्सव है, वोटर को निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनय जी, जो वोटिंग परसेंटेज कम होता चला जा रहा है लगातार, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं राजनीति को लेकर, तो इस वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद बीजेपी का और एनडीए का 400 पार का नारा जो है वो किस तरह से साकार होगा? वोटिंग परसेंटेज का सवाल है तो आज मौसम बड़ा सुहावना है पूरे देश में। अगर आज देखिएगा तो आज
बिल्कुल। विनय जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया आप अपनी बात को अनम्यूट करके रखें। बिल्कुल। विनय सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल संजीव जी, वही सवाल आपसे भी लेते हुए कि जिस तरह से लगातार ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो घटता चला जा रहा है और एक बड़ा फैक्टर 3 चरणों की बात की जाए तो गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन आज तो कुछ जगहों पर मौसम भी खुशनुमा है, उसके बाद भी लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है। इसका जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो ये भी सामने आया था कि कुछ लोग सर्विस करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो अपने क्षेत्र में आके वोट कर पाना उनके लिए कहीं ना कभी संभव नहीं हो पाता है। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन ऐसे में एनडीए का 400 पार का जो नारा है वो क्या साकार हो पाएगा, और अगर साकार उन्हें करना है तो कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें आगे के चरणों में? देखिए, वोटों के प्रतिशत जो गिर रहे हैं लगातार, उसमें ये तर्कसंगत बातें नहीं है कि गर्मी की वजह से या फिर बारिश की वजह से या कहीं और जाने की वजह से मतों के प्रतिशत में ये गिरावट दिखाई दे रही है। वोटों के प्रति उदासीनता जो है वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा 2014 में, तो 2014 में लोगों ने एक बदलाव की बयार देखी थी और उनको लगा था कि जो सपने दिखाए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसके आधार पर जम के लोगों ने वोटिंग की थी और वो परसेंटेज ठीक ठाक गया था, जिसकी वजह से बदलाव भी हुआ। हमने देखा 2019 में एक राष्ट्रवाद की भी एक झलक थी और पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरीके का लहर और वातावरण बना हुआ था उसके वजह से। लेकिन पिछले कुछ महीनों और कुछ वर्षों में जिस तरह की घटनाएं घटी है, आप किसी को भी वोट करें, कोई भी पार्टी जीत के आए और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, तो ये भी एक कारण है। हमने कई जगहों पे, कई स्टेट में ऐसा देखा कि भारतीय जनता पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को वहां पे बहुमत नहीं मिला, उसके बावजूद उन्होंने सरकारें बनाई, चलती हुई सरकारों को भी अपदस्थ किया और अपनी सरकारें बड़ी मजबूती के साथ बनाई। कई बार ऐसा वोटर ये सोचते हैं कि हम वोट दें ना दें, सरकार तो उन्हीं की बननी है, तो संभवतः ये भी कयास लगाने वाली बात है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, लेकिन इस तरह की भी बातें लोगों के जहन में होती है। इसके बावजूद लगातार देश के संजीव सर, एक चीज और भी इधर देखने को मिल रही है कि लगातार जो कम होता वोटिंग परसेंटेज है उसके बाद विपक्षी दलों के चेहरे जरूर खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर लगातार इस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम होता चला जा रहा है तो ये उनके लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये कोई ट्रेंड, हालांकि पहले ऐसा माना जाता था कि यदि वोटों के प्रतिशत में यदि वृद्धि हो रही है तो बदलाव की आहट है और वोटों के प्रतिशत में यदि गिरावट है तो मान के ये चला जा रहा था कि जो सत्ता पहले से चल रही है उस सत्ता के प्रति लोगों का ऐसा आक्रोश नहीं है और उसको चलते रहने देना चाहिए या फिर वही रिपीट करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। कई बार वोटों के प्रतिशत कम होने के बावजूद सत्ता में परिवर्तन हुआ है और ज्यादा होने के बावजूद भी, तो ये एक अलग अलग पैटर्न के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह से मतदान के प्रति लोगों की जो उदासीनता है वो बेहद खतरनाक है और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पर कैसे वृद्धि की जाए। तमाम विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता पक्ष में जो है पार्टियां, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक गलत परिपाटी होगी या गलत दिशा में जाता हुआ चुनाव आयोग के बावजूद यदि मतों के प्रतिशत में गिरावट हो तो ये चिंतनीय है और इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि तमाम राजनेता भी ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, प्रधानमंत्री मोदी खुद, और हम भी अपील करते हैं, नेटवर्क 10 की ओर से भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपके पास आते हुए विनय सिंह जी, विनय जी देखिए, जिस तरीके से इस बार कहा जा रहा है कि मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दे कई हैं, लेकिन हमने अक्सर इस भारतीय राजनीति में देखा है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर जो तमाम विपक्ष मुद्दे बनाता है वो ज्यादा हावी होते नजर आते हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन जाति प्रथा आज भी भारतीय राजनीति में भी देखी गई है, क्योंकि जब जब कोई भी पार्टी चुनाव जीती है तो उसने जाति का सहारा हमेशा से लिया है, देखा गया है, और जातीय जनगणना का मुद्दा भुनाया गया लगातार विपक्ष द्वारा। तो आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो विपक्ष के द्वारा उठाया गया था उसका कुछ फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये, राहुल गांधी लगातार गरीबी को मुद्दा बना रहे हैं, ये एक असल मुद्दा है जो कि दूर होना चाहिए। उनकी तरफ से जो खटाखट 8,000 रुपए डाले जाएंगे, खटाखट वाला बयान है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे गरीबी दूर की जा सकती है? निशा जी, पहली बात तो मेरा नाम विनय कुमार है, विनय सिंह नहीं हम लिखते हैं। दूसरी बात कीजिएगा, विनय कुमार जी। हाँ जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुद्दा,
तो इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में तीसरा फेज, चौथा फेज आते आते तीसरा फेज में ही कहिए, प्रधानमंत्री ने चुनाव का नैरेटिव तय कर दिया। उन्होंने नैरेटिव तय किया कि उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हम इस देश में आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, मेरे जीते जी कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो इस चुनाव का एक नैरेटिव, अगर आप 14 का चुनाव देखिएगा तो उस समय क्या था कि मनमोहन सिंह सरकार जो भ्रष्टाचार, उस 2G स्कैम वगैरह तमाम तरह का स्कैम, तो उसके खिलाफ जनता ने मतदान किया था। 2019 में पुलवामा था और प्रधानमंत्री के लोकप्रियता। तीसरा जो लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री का है नरेंद्र मोदी का, तो इसमें कोई अब तक नैरेटिव नहीं हुआ था, लेकिन तीसरे चरण में आते आते उन्होंने एक नैरेटिव इस चुनाव का तय कर दिया। और जो जातिगत जनगणना की बात, पिछड़ों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति के और अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और पिछड़ी जाति का बेटा पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है और बेहतर काम कर रहा है। तो ये जो नैरेटिव सेट करना राहुल गांधी चाह रहे हैं, उसमें कटाई हो रही है उनको। क्योंकि अब आप देखेंगे बिहार में, तो बिहार में आप देखेंगे नीतीश कुमार भी पिछड़ी जाति के हैं, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति के हैं, तो फिर किसको अधिकार मिल रहा है? पिछले अगर 30 साल से देखिएगा बिहार की राजनीति को, तो बिहार की राजनीति में पिछले 30 साल से ज्यादा समय तक पिछड़ों का राज रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और 1 साल के लिए जीतन राम मांझी दलित थे, उनको छोड़ दीजिए तो फिर नीतीश कुमार का राज रहा है। तो ये कोई बहुत मुद्दा ज्यादा चलने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने गुरु नानक, ये गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा जो पटना सिटी था, वहां गए, लंगर खिलाया लोगों को और एक मैसेज देने का काम किया। पूरे दुनिया भर में पंजाबी समाज जो है, सिख समाज जो है, मैसेज देने का काम किया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री उस तरह से जाकर लंगर खिलाने का काम किया। गुरुद्वारा गए पटना साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप मालूम है 10वें गुरु थे सिख पंथ के, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और उनका जन्म स्थान पटना साहिब। तो प्रधानमंत्री कई तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उसके कारण कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोगों को मुश्किलें पैदा हो रही है, दिक्कतें हो रही है। हालांकि इस बार के चुनाव में एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में विपक्ष से ज्यादा जनता लड़ रही है चुनाव, विपक्ष के। और ऐसी बात नहीं है 2019 और 2014 की तरह का ये चुनाव नहीं है। इस चुनाव में लड़ाई दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे सीटों पर हम लोग देख रहे हैं, बिहार में, झारखंड में कई सीटों पर लड़ाई है और जोरदार लड़ाई है। झारखंड में भी अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं खूंटी से, वहां भी कालीचरण मुंडा है कांग्रेस के, जोरदार टक्कर दे रहे हैं। आज वहां मतदान है। और गिरिराज सिंह का क्षेत्र है बेगूसराय बिहार में, वहां भी टक्कर है। हालांकि अगर पिछला चुनाव को देखिएगा रिकॉर्ड, तो पिछला चुनाव में कांग्रेस उस समय सीपीआई से कन्हैया कुमार लड़े थे और आरजेडी से कैंडिडेट थे तनवीर हसन। तो दोनों का वोट मिलाइएगा तब भी देखिएगा गिरिराज सिंह उस समय भी 2 लाख वोट से आगे थे। तो इसलिए हालांकि अगर उस आधार पर करिएगा तो वहां भी गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। और बेगूसराय का अब तक का रिकॉर्ड रहा है 2009 में एक बार केवल मुनाजिर हसन, भूमिहार जाति के अलावा मुनाजिर हसन जीतने वाले एकमात्र उम्मीदवार। 10 में से 9 बार ऐसा हुआ है कि भूमिहार जाति का ही वहां पर सांसद चुना गया है। यानी अब तक वो इस चीज से उभर नहीं पाए, लगातार भूमिहार कार्ड ही वहां पर खेलता हुआ नजर आया हमेशा से ही। जी निश्चित रूप से अगर आप बेगूसराय, बिहार में एक और दिलचस्प मुकाबला हो रहा है मुंगेर का, जहां से ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और बहुत कद्दावर नेता है, उनको भी अच्छी चुनौती मिल रही है। लेकिन जो हम लोग के पास सूचना आ रही है उसके मुताबिक ललन सिंह थोड़ी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मतदान अब तक हुआ है, जो सूचना आ रही है 12 बजे तक की जो सूचना है उसमें, लेकिन मुकाबला है। बिहार में भी हर जगह मुकाबला दिखाई पड़ रहा है और झारखंड में भी हर जगह मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, विनय सर लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बार फिर से आपको मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ
वहां पर किस तरह से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, एनडीए सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए। पहले नौकरी भर्ती में 2-2 साल तो कागजी काम चलता था। मैंने इसको कम कर करके 1 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने की ताकत पैदा कर दी है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। बिहार में 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए, सारा इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना एक काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव चल रहे हैं। ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता? भाइयों और बहनों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई डायन खात जात है। तब महीने की 20,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 हजार रुपए की आय तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बचत हुई कि नहीं हुई? तब गरीब तो फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे उनको अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजना चलाई है, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे मोदी कर रहा है, इसलिए आपके पैसे बच गए। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं हम। 100 रुपये की दवाई 20 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया ऐसे मिलती है। ये सस्ती दवाई के कारण आज देशवासियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था, उसमें 30,000 रुपया कम होकर के 30,000 रुपये की बचत हुई है। साथियों,
हर परिवार की बचत बढ़ाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दी है। अब बिहार के हर परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर जो भी है आपके घर में, कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है। 1000-2000 रुपए की दवाई तो लग ही जाती है। और जो बेटा मेहनत करता है, बेटी मेहनत करती है, उसी को खर्चा भोगना पड़ता है। वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है, बुजुर्ग माँ बाप के लिए करना होता है। अब मैं आपको कहता हूं, आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। तो अभी हमने आपको सुनवाया कि पीएम नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की धरती से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। और राजकुमार जी भी हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो राजकुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस पर तो आपका रिएक्शन लेंगे ही, लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों की वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है, मतदान की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, इधर एक जिक्र हम हैदराबाद का भी करना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। अजदुद्दीन ओवैसी और हेमलता के बीच में आप किस तरह से एक कड़ा और बड़ा मुकाबला देख पा रहे हैं वहां पर? राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मनीषा, हाँ मनीषा एक बार दोहराइएगा जरा अपना क्वेश्चन। ठीक है राजकुमार, हम आपसे संपर्क साधने का दोबारा प्रयास करेंगे। कुमार श्रीकांत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार श्रीकांत जी, जैसा कि हमने बताया कि लगातार हर राज्य का जिक्र हो रहा है और हर राज्य की राजनीति के बारे में भी बात हो रही है। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो बहुत ही कड़ा और बड़ा मुकाबला यहां पर अजदुद्दीन ओवैसी और माधवीलता के बीच होता हुआ। श्रीकांत सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अपनी बात को रखें। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जो हैदराबाद का चुनाव है वो अपने आप में बहुत अहम है, खास है, क्योंकि जिसको लगातार विपक्ष कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने ओवैसी साहब के विरोध में कैसे कैंडिडेट को उतारा है जिसकी जमीनी पकड़ बहुत बेहतर है, जो महिला है, अच्छा भाषण देती है, जनसंपर्क बेहतर करती है। और खुद सोचिए कि उनके प्रचार के लिए खुद अमित शाह आते हैं और उस पूरे के पूरे एरिया में प्रचार करते हैं। और खास बात यह है कि देखिए, आप ओवैसी साहब को अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपनी ही सीट पर उनको बीजेपी ने घेरा हुआ है। और मैं आपको पिछले 20 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि आप किसी भी ओवैसी साहब को कभी मंदिर जाते हुए या मंदिर के सामने खड़े होकर गेरुआ गमछा पहनते हुए और दूसरों को झुककर प्रणाम करते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इस चुनाव में वाकई चुनाव बहुत फंसा हुआ है। और दूसरा सबसे अहम ये है कि चुनाव आयोग के द्वारा तकरीबन 75,000 से ज्यादा ऐसे वोट या फिर आप कहे जाए वोटर जो फर्जी थे, जिनका दोनों जगह पर नाम था, यानी कि वो आंध्रा में भी वोट देने जाते थे और वो हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट देते थे। और तेलंगाना में जब चुनाव होता था तो विधायकी में उनका नाम नहीं था, तो उनको खारिज किया है, उनको निकाला गया है। दूसरा, बीजेपी ने अपनी ताकत वहां पर झोंकी है और जो जिस तरीके से माधवी वहां पर चुनाव लड़ रही है, माधवीलता, वो कहीं ना कहीं ओवैसी के लिए खतरे की घंटी है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको याद हो 2014 में राहुल गांधी को बीजेपी ने किस तरीके से कोकस में बांध कर हराया था। 14 में जाहिर सी बात है राहुल गांधी जीत गए थे, लेकिन 19 में और बेहतर तरीके से स्मृति ने उनको एक तरीके से हराया था। कहीं ये होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं कि 2024 में अगर ओवैसी साहब निकाल लेते हैं तो ये जो महिला है ये अगले 5 साल वहां पर जमीनी प्रयास या फिर कहा जाए कि वहां पर लगातार वो रहेगी। और आने वाले फिर इसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा, 29 की बात कर रहे हैं लोग, क्या उसमें एक बड़ा फैक्ट देखेंगे, गेम चेंजर? क्योंकि देखिए, डी फैक्टो अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की डेट में वही है, क्या ओवैसी हाफते चुनाव जीतेंगे? अगर जीत भी जाते हैं मान लीजिए, तो क्या वो जीत कितने लाख की होगी? क्या वो कम पे
जीतेंगे 10, 20, 25, 50 पर, हजार पर अगर वो जीतते हैं तो वो जीत क्या जीत मानी जाएगी? इतने बड़े नेता को लेकर जो खुद को लंबरदार समझते हैं इस देश के मुसलमानों का, और बल्कि उन राज्यों में नहीं बाकी हिंदी पट्टी राज्यों में भी वो मुसलमानों का एजेंडा आगे करते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा क्या एक सही व्यक्ति को बीजेपी ने खड़ा किया और क्या वो ओवैसी के लिए खतरे की घंटी है आने वाले दिनों में। और वो बात तो ये भी करती है कि हैदराबाद का नाम भाग्य नगर कर दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि उनके भाग्य का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर उतारा। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिम राजनीति करते नजर आते हैं, तो यहाँ पर माधवी लता एक वो कैंडिडेट है बीजेपी की ओर से जो कि उनके हर जवाब का, हर सवाल का जवाब देती नजर आती है। हर एक तर्क का उनके पास तर्क है, तो लगातार वो जवाब हर चीज का देती है। आपके पास आते हुए देखिए नीरज, विनय कुमार जी आपके पास आते हुए देखिए। विनय जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि हर एक सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट अगर हम बाराबंकी सीट की बात करें तो राजधानी के बहुत करीब है। 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2019 में भी बीजेपी ने दर्ज की, और यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी जो है हैट्रिक लगाने की ताक में, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से हैट्रिक लगाने की ताक में। राजरानी रावत जो है यहाँ से चुनावी मैदान में, किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ के सियासी समीकरण? हमारे साथ राजकुमार हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़े हैं। राजकुमार, आपसे यही सवाल, जिस तरीके से हर एक सीट बहुत अहम है, हम बाराबंकी सीट की हम बात कर रहे हैं, राजधानी के बहुत करीब है, और यहाँ पर 2014-2019 से बीजेपी जीतती आ रही, इस बार भी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही, क्या लग रहा है यहाँ के, क्या है सियासी समीकरण? देखिए, जीत हार का फैसला तो 4 तारीख को होगा, लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, क्योंकि ये जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण में एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो ध्रुवीकरण हुआ, और जिस बाराबंकी सीट की आप बात कर रहे हैं उसके साथ अगर लगी हुई और बात कर रहे हैं हम, उन्नाव है, उससे लगी हुई सीट लखीमपुर खीरी वाला, सीतापुर, ये सारा जो क्षेत्र है ये सारा बिल्कुल वहीं पे आसपास का एरिया लग जाता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, पन्ना प्रमुख, हर देखिए एक चुनाव होता है बूथ पर वोटर जाकर वोट करे, वोट कास्ट हो, उसके बाद एक माहौल बनता है। लेकिन जिस एग्रेशन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, उसको एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि संगठन को एक शक्ति देने का काम किया है, प्रयास किया है कि एक मजबूत जो चुनाव है, एक लोगों को जो मैसेज है, वो मैसेज एक ये दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आपके हितों को लेकर चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा सीटों के स्तर पर नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके, अभी थोड़ी देर पहले भी एक विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे थे, सीधा संवाद कर रहे थे, और उन्हें बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम आपके बीच में किन चीज़ों को लेकर आए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उस कानून व्यवस्था ने एक लोगों को रास्ता दिया है, एक मैसेज दिया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों की जो रीढ़ जो है, जो उनका सिस्टम है, जो उनका जो एक गैंग था, उसको तोड़ने का काम किया है, और एक अपराधी जो राजनीति में घुस गए थे, और उन्होंने एक राजनीति का जो अपराधीकरण कर दिया था, उसको उससे कहीं ना कहीं मुक्त कराने का प्रयास किया है, और एक मैसेज दिया है। तो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो वोटर इस चीज़ को समझ रहा है, और इसका असर बाराबंकी में भी स्वाभाविक तौर पे होता हुआ दिखेगा। जौनपुर आसपास की जो लगी हुई सीटें हैं, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अपने प्रदेश में ही हैं, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी थोड़ी देर पहले हमारे एक मेहमान भी बता रहे थे कि किस तरीके से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। एक लंगर में जाकर लोगों को प्रसाद वितरित करके एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया, और मत्था टेक कर सर जो है वो कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ का सामने झुकाकर एक मैसेज ये देने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान एक बेहतर हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस समय बात नहीं हो रही है, जबकि बात होनी चाहिए, गुलाम कश्मीर की बात होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र में जो कश्मीर है, उसमें किस तरीके के हालात परिस्थितियां हो गए हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं आरिफ जरदारी, उन्होंने आपातकाल की बैठक बुलाई है, वहाँ आटा नहीं है। तो आप एक चीज़ मान के देखिए कि हिंदुस्तान आज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पेंडेमिक के बाद जिस तरह की हालात परिस्थितियाँ तमाम होती थी, क्योंकि एक
विकास का जो पहिया है, तमाम जो सड़कें हैं, सड़कों को जोड़ना और एक एक शहर को औद्योगिक नगरी में डेवलप करना, तो लोगों को आने वाले समय में इसका जरूर जो असर है वो दिखेगा। थोड़ा सा जरूर कई बार कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है जब कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोग अपने घर में रहे, उसके बाद जिस तरीके के हालात परिस्थितियां लोगों की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद चीजों को जो बेहतर बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी भी लगातार बने हुए, उनके पास लौटते हुए। तो नीरज जी, अगर झारखंड की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने भी मुंडा प्रत्याशी पर ही दांव खेला है, वहीं कालीचरण मुंडा पर ही कांग्रेस ने दांव खेला है। तो ये जो जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है, इस समीकरण को साधने में कौन सी पार्टी आपको ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रही है? देखें कि पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जातिवाद, क्षेत्रवाद को प्रमुखता से आगे लेके चलती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, या दोनों गठबंधन में जो अलायंस पार्टी हैं सब, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति क्षेत्रवाद और जातिवाद के ऊपर निर्भर है काफी। अब ये एक रणनीति की बात है कि किसकी रणनीति उस समय की जो है बिल्कुल सटीक बैठती है और कौन गेन कर जाता है, ये मौके की बात है। और सीधी सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों की बात है। इस चुनाव में हमने एक बात देखी है, चाहे आप झारखंड की बात करें, कहीं की भी बात करें, जैसे जैसे चुनाव के चरण चेंज होते जा रहे हैं, मुद्दे बदलते जा रहे हैं, पार्टी अपनी रणनीति बदलती, जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां के जातिगत और वहां के क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि पूरे नेशन में एक जैसा माहौल हो। अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग माहौल दिखेगा, बिहार में बिल्कुल अलग दिखेगा, महाराष्ट्र में अलग दिखेगा, दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग दिखेगा। वहां के लोकल मुद्दे होंगे, वहां के सियासी आरोप प्रत्यारोप अलग होंगे पॉलिटिकल पार्टियों में। ये एक हर चरण में एक अपना अलग एजेंडा तय करके पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। अब उस एजेंडे में, उस रणनीति में कौन पार्टी किस पर भारी पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। नीरज जी, लेकिन अगर खूंटी लोकसभा सीट की ही बात की जाए तो यहाँ पर आप कितना बड़ा और कितना कड़ा मुकाबला देख पा रहे हैं? अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी है और कांग्रेस ने भी उनकी टक्कर में एक मुंडा पर ही दांव खेला है। एक बार अपना प्रश्न दोहराएगी? बिल्कुल नीरज जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आवाज आ रही थी, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी। आप बिल्कुल नीरज जी, हम ये कह रहे हैं कि इस बार अगर तमाम सियासी दलों की रणनीति की बात की जाए तो जातीय समीकरणों को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो ऐसे में अगर झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट की ही बात कर ली जाए तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और उनकी टक्कर में कांग्रेस ने भी कालीचरण मुंडा को ही चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला इस सीट पर देख पा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुकाबला नजदीकी है, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता है, एडजस्ट कर रहा होता है, जो पद पर होता है, जो कमांड संभाल रहा होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसे अपनी पार्टी की भी साख बचानी है, अपनी भी साख बचानी है, और जो ऑपोजिशन में है उसके लिए भी एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि उसको किसी बड़ी पार्टी ने टिकट दिया और उसने चुनाव लड़ना है। और विशेष तौर पर मुकाबला तब थोड़ा सा और रोचक हो जाता है कि जब दोनों एक ही जाति से हों, एक ही समुदाय से हों, तो तब जो है मुकाबला और कड़ा हो जाता है और रोचक हो जाता है। तो वहां भी मुझे लगता है मुकाबला नजदीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आता है, जो फीडबैक आ रहा है, जो हम साथी लोगों से जो बातचीत होती है, थोड़ा सा बीजेपी का अपर हैंड नजर आता है वहां पर, कि बीजेपी थोड़ा सा एज है वहां पर। ठीक है, ऐसा। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपर हैंड पर नजर आ रही है, और खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाने के ताक में है। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार, हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि घटता वोट प्रतिशत जो है वो एक बड़ा डेंट दे सकता है विपक्ष को भी, केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी को भी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस को जो डेंट मिलने वाला है एक बीएसपी की ओर से भी, कांग्रेस या हम इंडी गठबंधन की अगर बात कर लें तो बीएसपी की ओर से भी एक बड़ा डेंट यहां पर मिल सकता है। तो वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बीएसपी जो है बड़ी टक्कर इंडी गठबंधन को दे सकती है? और हमने ये चीज हमेशा देखी है, जब जब विपक्ष में वोट बटा है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया है। देखिए निशु, इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, और बहुजन समाज पार्टी की जब आधारशिला रखी गई 80 के दशक के बाद, काशीराम किस तरीके से
एक अधिकारी थे और नौकरी छोड़कर साइकिल लेकर निकले और उन्होंने अपने समुदाय को जगाने का प्रयास किया। DS4, वामसेफ जैसे संगठन खड़े किए और उन संगठनों के जरिए पहले अपने दलित समुदाय को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। एक मिशन के तहत ये पार्टी चली और कभी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाने वाली पार्टी का आज एक विधायक, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए 2022 में और ये प्रमाण है। वो एक विधायक भी राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि वो भी अपने स्तर पे जीते। लेकिन बहरहाल हमें बात करनी है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपनी रणनीति को एक हिस्सा दिया, एक रणनीति को एक रूट देने का प्रयास किया, बिल्कुल सहभागिता के तहत मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपना जो वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कहीं भी इतनी तरीके से आक्रामक नहीं दिखी जिस तरीके से उन्होंने अपना जो भतीजा है आकाश उसको पहले प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद फिर उसको बैकफुट पे भी ले आए। तो एक राजनीतिक हलकों में एक चर्चा का बाजार गर्म है और राजनीति में कई बार क्या है कि चर्चाओं में ही राजनीति होती है। राजनीति में कई बार कहना नहीं होता, आकाश इशारों में आनंद सब डैमेज चीजें कंट्रोल हो करने जाती की हैं कोशिश भी और की कहीं ना जब कहीं उन्होंने इस बहुजन पर समाज पोस्ट पार्टी किया अपना था। अस्तित्व। चलिए ठीक है, फिलहाल राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं जारी हैं, जहां पर एक तरफ चौथे चरण का मतदान भी लगातार जारी है। महा कवरेज में हमारी ओर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए।